अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय लेसन्स। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के लेसन नंबर 6 के बारे में। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 4। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेड 6 आज का हमारा जो वीडियो लेसन है ये है लेसन नंबर 6 के बारे में। हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन फिक्शन टेक्स्ट। हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ रियलिटी इंफॉर्मेशन, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो रियल इवेंट से ली गई है। ओके, लेसन नंबर 6 है पेज नंबर 93 से 96 तक। इन 3 पेजेस पे जो एक कॉम्प्रिहेंशन दी गई है नॉन फिक्शन में से, हम आज उसको स्टडी करने लगे हैं। इसका नाम है अर्थक्वेक्स। इसका टाइटल जो है अर्थक्वेक्स है और इसको किस बारे में लिखा गया है? जापान के अंदर आने वाले एक मेजर अर्थक्वेक के बारे में, एक जलजले के बारे में लिखा गया है। और इस नेचुरल डिजास्टर का ताल्लुक किस एरिया से है? जापान के एक शहर से, जहां से उसका एपिसेंटर यानी वो जगह जहां से ओरिजिन हुआ था उस जलजले का, उस अर्थक्वेक का, उसके बारे में दी गई है। हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर डायरेक्ट आते हैं। आपने अगर इस टेक्स्ट को रीड किया है तो आपको पता चल गया होगा कि ये सारी की सारी बातें किससे रिलेटेड थी? उस अर्थक्वेक से और उसकी वजह से होने वाले नुकसानात के बारे में। हमारा आज का काम यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, राइटिंग अ रिपोर्ट। हमने एक रिपोर्ट लिखना सीखनी है। कैसे लिखते हैं? यू आर गोइंग टू राइट अ शॉर्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द कोब अर्थक्वेक। आपने इसी अर्थक्वेक के बारे में एक छोटी सी न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी है। और उसको कैसे लिखना है? यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। एज अ रिपोर्टर यू विल नीड टू गिव आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप समझें कि आप एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर हैं और आपको एक हादसे के बारे में पता चला है जो कहां पर हुआ है? जापान में। आपको पता है कि अर्थक्वेक आया है। आप उसके बारे में मजीद मालूमात जानते हैं, ठीक है? और उसके बाद उस सारी मालूमात को, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके आप क्या करने जा रहे हैं? वेरी गुड, यू आर गोइंग टू राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। आपने ये जो रिपोर्ट लिखनी है, इसके बारे में लिखने के लिए आपको कुछ सवालात के जवाब लेना बहुत जरूरी है। बारी बारी इसको देखें। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था? पहली बात। ओके, दूसरी बात हम यहां से स्टार्ट करते हैं। वेयर डिड इट हैपन? दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो हादसा जिसके बारे में आप लिख रहे हैं ये कहां पर हुआ है। ओके, तीसरी बात व्हेन डिड इट हैपन? किस टाइम पर हुआ है? टाइम बताएं, दिन, टाइम, क्या मौका था, क्या वक्त था। उसके बाद व्हाट वर द इफेक्ट्स? उसकी वजह से हुआ क्या, असरात क्या क्या हुए थे, ठीक है? हम इसको कह देते हैं नंबर 4। फिफ्थ वन, हु वर अफेक्टेड? और फैक्टीज कौन कौन थे, उससे क्या क्या नुकसानात और असरात जो हुए हैं, किस किस लोगों को हुए हैं और क्या क्या नुकसानात या असरात हुए हैं, ठीक है? तो ये सारी बातों के जवाब जब आपको मिल जाएंगे तो इन सारी बातों के जवाबात को हमने मिलके 1 या 2 या 3 पैराग्राफ्स में, जैसे भी इंस्ट्रक्शंस हमें मिली हुई होंगी उसके मुताबिक हम लिखेंगे, ठीक है? तो आपको अपनी न्यूज़पेपर रिपोर्ट के लिए इन सारी बातों का होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या इवेंट हुआ है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि किस जगह हुआ है, क्या इवेंट हुआ है? अर्थक्वेक। लिखते जाए यहाँ पे थोड़ा सा, अर्थक्वेक, ठीक है? वेयर डिड इट हैपन? जापान में। जापान के किस शहर में? कोब में। ऑलराइट। नंबर 3, व्हेन डिड इट हैपन? आप इसके बारे में टेक्स्ट में पढ़ सकते होंगे कि ये कब हुआ है। आप उसको यहाँ पर लिख दें। आप लिख दें टाइम, डे, ठीक है? या डेट भी लिखी भी हो सकती है। ओके, चलो तीनों चीजें लिख देते हैं, डेट, टाइम और डे। व्हाट वर द इफेक्ट्स? उसकी वजह से कैजुअलिटीज क्या क्या थी, उसकी वजह से हादसात कितने हुए हैं, कितने लोग इमरजेंसीज में गए हैं, डेथ क्या हुई है, डेथ रेट आप लिखेंगे। उसके अलावा आपने क्या क्या लिखना है, बिल्डिंग्स को क्या नुकसानात पहुंचे हैं वो भी आप लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद हु वर अफेक्टेड, आप यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल लिखेंगे, या उसके अलावा आप बताएंगे कि किसी की इंडिविजुअल स्टोरी अगर लिखी है कि किसी एक शख्स को
या किसी एक घर को ज्यादा नुकसान हुआ है तो आप वहां पे उसकी बात लिखेंगे। इंडिविजुअल स्टोरीज। अच्छा जी, अब ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं जिनको मिला के हमने रिपोर्ट लिखनी है, समझ आ गई कैसे लिखनी है? ओके, अब हमारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ से स्टार्ट होती हैं। राइट डाउन योर आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। ये जो सवाल अभी मैंने आपको पढ़ के बताए हैं और जिसके बारे में ये बताया है कि इसके जवाब में आपको ये बातें पता होनी चाहिए, आपने उन सारी बातों के जवाब ढूंढने हैं। और जवाब कहाँ से ढूंढने हैं? उसी न्यूज़पेपर के टुकड़े के अंदर से, न्यूज़पेपर के पीस के अंदर से आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। ओके, दूसरी बात, ऑर्गेनाइज योर आंसर्स इनटू 3 पैराग्राफ्स। तो आपने 3 पैराग्राफ्स बनाने हैं। 3 पैराग्राफ्स किस तरह लिखेंगे, पहले में क्या होगा, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद गिव ईच पैराग्राफ अ टॉपिक हेडिंग ऑफ 1 वर्ड और अ शॉर्ट फ्रेज। उसके बाद आपने पहले से लेके तीसरे पैराग्राफ तक तीनों पैराग्राफ में क्या लिखना है, एक टॉपिक हेडिंग या तो दे देनी है या आपने क्या करना है, एक शॉर्ट फ्रेज लिख देना है। हेडिंग किस तरह की हो सकती है? हेडिंग 1 वर्ड भी हो सकती है और एक शॉर्ट फ्रेज भी हो सकता है। तो इस काम को हम कुछ ऐसे करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं कि पैराग्राफ 1 में आपने क्या देखना है। पैराग्राफ 1 में आप इन 2 बातों के जवाब दे दें, व्हाट हैपेंड, व्हाट का जवाब दे दें और वेयर डिड इट हैपन, 2 मेन बातें। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं पैराग्राफ 2 की। पैराग्राफ 2 में आप व्हेन और हाउ की बातें लिख दें, ठीक है, अगर हाउ की बात है तो, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ 3 में हम क्या लिखेंगे, पैराग्राफ 3 में आप लिखेंगे लास्ट 2 इफेक्ट्स की बात लिखेंगे। इफेक्ट्स में आपने लिखना है व्हाट वर द इफेक्ट्स एंड हु वर अफेक्टेड। हम अगर इसको एक ही नाम दे दें, इफेक्ट्स और इफेक्टीज, यानी कौन लोग थे जो इससे असरअंदाज हुए हैं, इन सारी बातों के आपने जवाब लिखने हैं। हर पैराग्राफ में मैं आपको नंबर ऑफ सेंटेंसेस भी बता देती हूँ, यहां से 2 से 3 सेंटेंसेस, यहां पर भी आपने 2 से 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। ये मिनिमम है, आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट्स में आपने 4 to 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपने इसे ज्यादा भी लिखना है। और दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने इन तीनों पैराग्राफ के एक एक टाइटल खुद से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं कोई भी एक हेडलाइन, कोई एक कैची सा वर्ड, ठीक है, या आप सिर्फ इसका नाम अर्थक्वेक का भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पैराग्राफ 2 में आप कह सकते हैं व्हेन, हाउ, तो आप उसकी एक फ्रेज लाइन भी लिख सकते हैं, हाउ डिड इट हैपन। आप इवन ये भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन लिखे ना, व्हेन डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन। और ये जो लास्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ 3, यहाँ पर आप सिर्फ इफेक्टीज का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ आ गई हैं, इनको यूज करते हुए आपने अपनी न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी है। आप चाहें तो ये काम एक कलर्ड A4 साइज पेपर के ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप उसको लिख लें, अच्छी तरह प्रेजेंट कर लें और उसकी पिक्चर आप कमेंट में टैग कर सकते हैं। ओके जी, अगली बात, ग्रामर का एक टॉपिक जो हमने आज स्टडी करना है वो है होमोनेम्स। हमें पता है वर्ड होमो का मतलब है सेम, तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो सेम होते हैं? होमोनेम्स आर द वर्ड्स व्हिच हैव द सेम स्पेलिंग एंड साउंड, ऐसे लफ्ज जिनके स्पेलिंग और आवाज, साउंड एक जैसी होती है, और बट हैव कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग्स। लेकिन क्या होता है जी, दे हैव कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग्स। देयर इज एन एग्जांपल ऑफ वन इन अर्थक्वेक। इनमें से एक एग्जांपल अर्थक्वेक के हमारे टेक्स्ट के अंदर भी दी गई है, और वो एग्जांपल क्या है जी, वर्ड है क्रेन। मैंने इसको दोनों तरीके से लिख दिया है। पहला, क्रेन का मानी क्या बनता है, मीनिंग क्या होता है? क्रेन एज अ नाउन, अ मशीन फॉर लिफ्टिंग हैवी वेट्स। किसी बहुत भारी सामान को लिफ्ट करने के लिए, जैसे गाड़ी लिफ्ट करने के लिए क्या यूज होती है? क्रेन्स। क्रेन्स आपने देखी होंगी रोड साइड पे कहीं ना कहीं। ओके, क्रेन का दूसरा मीनिंग क्या है? ये भी एक नाउन है, अ टाइप ऑफ लार्ज बर्ड विद लॉन्ग लेग्स। आपने क्रेन तो लाजमी देखा होगा पिक्चर्स में, इमेजेस में, मूवीज में, इवन कार्टून्स में भी, ठीक है। तो क्रेन एक ऐसा एनिमल होता है जिसकी टांगे, जिसकी लेग्स क्या होती हैं, बहुत लंबी होती हैं, और ये पानी के अंदर रहने वाला एक ऐसा जानवर है जो पानी में भी होता है,
ज्यादातर पानी में खुश रहता है, लेकिन ये आपको खुश्की पे भी यानी लैंड के ऊपर भी नजर आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ तक आपको ये बातें समझ आ गई कि होमोनेम्स किस तरह यूज होते हैं। अच्छा, मेरे पास एक एक्सरसाइज आपकी बुक में यहाँ दी गई है, हम उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, जो एक्सरसाइज आपकी बुक में दी गई है, मैंने यहाँ पर उसको बोर्ड पे लिखा है और मैं चाहती हूँ कि आप मिलके मेरे साथ ही एक्सरसाइज सॉल्व करें। राइट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच वन इलस्ट्रेटिंग 2 डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ ईच वर्ड। आपने क्या करना है, ये जो वर्ड्स हमें आपकी बुक पे दिए गए हैं ना, वो 1 वर्ड ही है, 1 टाइम लिखा हुआ है। A जैम, B कैन, C फास्ट, D बाउल, E ग्रेव, F बियर, G टैप। तो ये जो वर्ड्स आपकी बुक में दिए गए हैं, हमसे कहा जा रहा है कि हर वर्ड के आपने 2 सेंटेंसेस लिखने हैं और दोनों सेंटेंसेस के अंदर आपने क्या करना है, 2 दफा लिखने हैं। 2 दफा लिखते हुए आप बताएंगे कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है, वो लिखना है और उसका मीनिंग भी बताना है और सेंटेंस भी बताना है। मैंने आधा काम आपका यहाँ पर कर दिया है, मैंने आपको ये भी बता दिया है लिख के कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, और आगे उसका मीनिंग भी बता दिया है। आपका काम सिर्फ ये है कि इस मीनिंग को देके बस एक सेंटेंस बनाना है और सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज करना है, हाँ जी ये रेड वाला। अच्छा जी, इस काम को स्टार्ट करते हैं। ए जैम, एक जैम नाउन है और वो कौन सा नाउन है, अ फूड आइटम मेड अप ऑफ फ्रूट्स, वो जैम जो आप ब्रेड पे लगा के खाते हैं, सबका फेवरेट जैम, ठीक है। एक तो वो जैम होता है और एक जैम क्या होता है, ये भी एक नाउन है, ठीक है। और इस नाउन का मतलब है अ ग्रिडलॉग ऑफ कार्स, गाड़ियों का एक जगह जमा हो जाना रोड के ऊपर, ठीक है। रोड के ऊपर बहुत सारी गाड़ियों का फंस जाना, रुक जाना, उसको कहते हैं अ ट्रैफिक जैम। मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देती हूँ, आप इसको इस नाम से भी जानते हैं, अ ट्रैफिक जैम, गाड़ियों का स्टक हो जाना। ग्रिडलॉक की जगह आप लिख सकते हैं स्टक। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड कैन, एक हेल्पिंग वर्ब है, अ हेल्पिंग वर्ब कैन मींस सकता, ओके। नेक्स्ट कैन नाउन, अ मेटल कंटेनर यूज्ड टू स्टोर फूड, खाने को रखने के लिए एक मेटल का कंटेनर होता है ना, छोटा सा, कैन फूड्स आपने देखी हुई होंगी, ठीक है, तो उसको कहते हैं कैन, ओके। सी फास्ट, एडजेक्टिव, तेज, स्पीडी, जिसकी बहुत तेज स्पीड है, फास्ट है। और इसके अलावा एक फास्ट कौन सा होता है, हाँ जी रोजा, इट्स अ नाउन, अ रिलीजियस एक्ट ऑफ स्टार्विंग, मतलब एक ऐसा रिलीजियस एक्ट है, इवेंट होता है हमारा, जैसे रमजान के अंदर आप रोजे रखते हैं, तो रोजे को इंग्लिश में फास्ट कहा जाता है। डी बोल, नाउन, अ पॉट टू पुट फूड इन, एक ऐसा पॉट गोल जिसके अंदर आप फूड रखते हैं, जिसको प्याला या प्याली भी आप कहते हैं, इस नाम से भी आप उसको जानते हैं। एक तो वो बोल हो गया। एक बोल कौन सा होता है, अ नेचुरल बेसिन, की कोई भी एक ऐसी जगह, कोई भी ऐसी चीज जो क्या है, राउंड है और जिसके अंदर से पानी का गुजर होता है। जैसे आप अपने टॉयलेट्स में देखते हैं, जो आपका कोमोड होता है, तो कोमोड का जो नीचे वाला हिस्सा है बच्चों, या फ्लश के नीचे वाला हिस्सा, जिसके अंदर से गुजर के पानी कहाँ जा रहा है, हाँ जी जमीन में जा रहा है, पाइप्स में जा रहा है, ठीक है, उसको भी हम बॉल कहते हैं। तो हमने उसको नाम दिया है अ नेचुरल बेसिन, ठीक है, वाटर कंटेनर भी आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, ग्रेव, अ प्लेस ऑफ ब्यूरियल, ये नाउन है, एक जगह का नाम है, ग्रेव यानी कब्र। एक ग्रेव एडजेक्टिव होता है, कहते हैं मैंने एक बहुत शदीद गलती कर दी है, ठीक है, तो हम इसको उर्दू में लिख देते हैं ताकि आपकी आसानी हो जाए। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड बियर, नाउन, नेम ऑफ एन एनिमल, अ मैमल, किसी एक एनिमल या मैमल का नाम है बियर, भालू, सब जानते हैं। और एक बियर क्या होती है, वर्ब, कैरी द वेट ऑफ या सपोर्ट, किसी चीज की सपोर्ट करना, बियर करना, बर्दाश्त करना, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट वन टैप, एज अ नाउन, अ फॉसेट, नलका, नलका क्या होता है जी, टैप। एक टैप क्या होता है, वर्ब, किसी को जेंटली टैप करना, रैपिडली, जेंटली टचिंग एन ऑब्जेक्ट, आप किसी ह्यूमन बीइंग को, किसी ऑब्जेक्ट को बस जैसे टच करते जाते हैं रैपिडली, तो हम कहते हैं टैप करना, या आप 2 टाइम्स कर सकते हैं, 1 टाइम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टैपिंग। ओके, तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपका आधा काम कर दिया है, आपको वर्ड्स के साथ उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता दिए हैं और उसके आगे मैंने मीनिंग्स भी बता दिए हैं। आप अब सेंटेंसेस बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल टैप को यूज करते हुए एक सेंटेंस टैप का बनाएंगे एज अ नाउन, एक सेंटेंस टैप का बनाएंगे एज अ वर्ब। तो ये काम आपका होमवर्क है, आप चाहे तो ये काम अभी
पॉज करके इस वीडियो को कर सकते हैं या ये काम आप इस वीडियो लेसन के खत्म होने के बाद कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो काम है बच्चों वो है ग्रामर का, प्रेपोजिशंस का। हम सब जानते हैं कि प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं अपने सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, यानी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अगर कहें कि आपस में कनेक्ट करने के लिए कुछ छोटे छोटे हमें वर्ड्स चाहिए होते हैं, तो वो जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो हमें कनेक्ट करके ये भी बताते हैं कि आपका नाउन या आपका वर्ब किस पोजीशन में है। ठीक है, प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर अगर हम मेनली बात करें तो हमें ये पता चलता है कि प्रेपोजिशन से हमारा नाउन, हमारा वर्ब किस जगह पे है, पोजीशन क्या है। ठीक है, तो इसी तरह प्रेपोजिशन के साथ हमने क्या करनी है, एक टेक्स्ट को रीड करना है जिसका नाम है द क्वेटा अर्थक्वेक। अब यहाँ पर बात हो रही है कि क्वेटा के अंदर जो एक खास टाइम पे अर्थक्वेक आया था, एक ज़लज़ला आया था, उसके बारे में सारी की सारी बातें लिखी गई हैं। आपका काम यह है बच्चों कि आपने इसको रीड करना है और रीड करते हुए आपको पता चलेगा कि हर नंबर के आगे टेक्स्ट के अंदर आपको एक ब्लैंक नजर आ रही है। ठीक है, तो उस ब्लैंक के अंदर आपने प्रेपोजिशंस फिल करनी है। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। आपने इस टेक्स्ट को रीड करना है, द क्वेटा अर्थक्वेक। द गैप्स इन द टेक्स्ट रिक्वायर प्रेपोजिशंस। जितने भी गैप्स हैं उन सब में हमने क्या लगाना है, प्रेपोजिशन लगानी है। चूज द प्रेपोजिशंस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने ये वाली प्रेपोजिशन यूज करनी है, ऑफ, फ्रॉम, विद, फॉर, अप, आउट, बियॉन्ड, अंडर। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं, जो प्रेपोजिशंस लिखी हैं, आप इनको अपने टेक्स्ट में एक से ज्यादा दफा भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको तब पता चलेगी जब आप इस टेक्स्ट की एक दफा रीडिंग करेंगे। बच्चों, रीड करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो आंसर की लिस्ट मैंने लिखी हुई है, इससे बहुत हेल्प होगी। आप उस टेक्स्ट को पढ़ते जाएं, साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर से पॉज करके इस वीडियो के अंदर से आंसर्स देखते जाएं और इन आंसर्स को आप फिल करते जाएं। एक दफा आप आंसर्स फिल करते हुए पढ़ेंगे और एक दफा आप आंसर्स को फिल करने के बाद पढ़ेंगे और रीचेक करेंगे कि क्या आपने जहां जो प्रेपोजिशन लगाई है क्या उसका मानी ठीक है, क्या उसका मीनिंग ठीक है और क्या वो सेंटेंस में सेंस मेक कर रहा है या कर रही है या नहीं। ठीक है, यहाँ तक बच्चों हमारा आज का वीडियो लेसन खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम करने जा रहे हैं मजीद कुछ इंटरेस्टिंग से टास्क। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, काम करते रहिए। अल्लाह हाफिज।